पिछले दिनों में 14 तारीख में यहाँ पे आया था, जब बहुत तारीख को अभी पिछले दिनों यहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था नगर निगम में टाउन हॉल में क्या क्या उसमें पहले का भारत बनाना था, दूसरी बनाना है। सोच ये थी आपके बीच में आने की कि आपको बताया जाए कि जो 2001 से लेकर 2011 तक मैंने 10 साल का समय बर्बाद किया गाइडेंस की कमी की वजह से। अगर मुझे कुछ पहले भी क्या होता तो पहले ही किया या जो नकारात्मक बातें थी नकारात्मक बातों को पहले शुरू कर पाया तो मैं पहले कर, क्योंकि मेरी नॉलेज के कंपोनेंट में बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ। मैं 2004 में यूनिवर्सिटी का टॉपर था, गोल्ड मेडल मिला, बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन 2004 में मुझे वो समझ नहीं थी कि इस ज्ञान राशि का उपयोग कैसे करना है, कौन सी चीजें हैं जो लगा देने से। 2002 में मेरे बीएड का टॉपर था, तो पढ़ाई में तो बहुत मेहनत करता था, लेकिन उस मेहनत की वजह से रिजल्ट नहीं आ पाता। वो कहाँ पर मिले जाने की रिजल्ट नहीं आता था, कुछ सहयोग की कमी कह लीजिए, कुछ परिस्थितियों की कमी कह लीजिए, फिर भी मुझे सफलता मिली। मैं चाहता हूँ कि ये सफलता मैं दोहराऊं। मेरे क्षेत्र से, बांका से, भागलपुर से, बिहार से बहुत से लोग सिविल सेवा में जाए, और सिविल सेवा में जाओ तो एक अलग पाएगा। मुख्य चीज है कि आप अपने कैरियर को पहचानिए, अपने टैलेंट को पहचानिए, जो गलतियां अमूमन सबसे होती हैं उन गलतियों को हटाइए। सफलता के जो गुण लगभग प्रत्येक सफल व्यक्ति में होते हैं उन गुणों को आत्मसात कीजिए। तो इन्हीं विषयों की चर्चा के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया है। मैं अपने गुरु श्री अमित सर को निवेदन करूंगा कि वो आए, आपको कुछ बातें बताए, और यदि कुछ प्रश्न पूछने होंगे आपको तो चर्चा के बाद समय रहा तो बिल्कुल रूप से हम प्रश्न पूछेंगे। जिन लोगों को भूख सता रही है वो आराम से उनके चले जा सकते हैं, और जिनको कुछ बनने की चाहत सता रही होगी वो बैठे रहेंगे। बाकी आदरणीय प्राचार्य महोदय, उपस्थित शिक्षक, पत्रकार महोदय, आयोजन समिति के सदस्य, सिविल सोसाइटी संस्थान जिसने ये आयोजन किया, यहाँ उपस्थित स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत देर तक हमारा इंतजार किया, आप सबका मैं अभिवादन करता हूँ। हम लोग लेट पहुंचे आपके इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपको 1.5 घंटे हमारे इंतजार में यहाँ बैठे रहना पड़ा। बात सिविल सेवा की है, इसके तैयारी की है, तो मैं अपनी बात 2 खंडों में बांटकर कहना चाहूंगा। मैं भी 2007 तक मिथिलेश की तरह शिक्षक था, शिक्षक आज भी हूँ। 2007 तक विश्वविद्यालय में पढ़ाता था। 2007 तक मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षक था। 2007 के बाद मैंने कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दिया, विश्वविद्यालय की नौकरी छोड़ दी। उसमें मैं नहीं चाहूंगा कि मैंने क्यों छोड़ दी, वो अलग कहानी होगी। बात जहां से शुरू करूंगा, सिविल सेवा की तैयारी को लेकर पहला खंड जो इसका होगा। सिविल सेवा की तैयारी शुरू करने से पहले आप तैयारी क्यों शुरू करें, तैयारी शुरू करने के लिए जरूरी मोटिवेशन कहां से लें, पहली बात। दूसरी बात, तैयारी शुरू करें तो कैसे शुरू करें, क्या इसके लिए दिल्ली जाना जरूरी है क्या? अगर दिल्ली जाना जरूरी होता तो मैं यहाँ क्यों आता, फिर मेरे आने की जरूरत ही नहीं। और तीसरी बात जो इसके बाद होगी कि अगर सिविल सेवा में सफल नहीं हो पाए तो क्यों अपने लिए कीमती वर्ष सिविल सेवा की तैयारी को दें। इन 3 बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहली बात, तैयारी करने से पहले की मनोस्थिति। देखिए, किसी बात की तैयारी आप तभी करते हैं जब आप मानसिक रूप से उसके लिए तैयार हैं। तैयारी तो हजारों स्टूडेंट्स करते हैं, 8 लाख लोग सिविल सेवा का फॉर्म भरते हैं, 8 लाख लोग सिविल सेवा का फॉर्म भरते हैं, और अंतिम रूप से चयनित होने वाले लोगों की संख्या 800 होती है, 800 से 900। तैयारी में 8 लाख लोग नहीं थी, लेकिन उनकी मानसिक तैयारी नहीं हो सकता है, और कुछ लोग नहीं हो। क्या है वो मानसिक तैयारी? मानसिक तैयारी शुरू होती है पैशन से, किसी चीज को हासिल करने की चाहत से। सुबह से मैं बच्चों को कई जगहों पर हम
आपके बगल का एक छोटा सा राज्य है झारखंड, वहां की एक 17 वर्ष की बालिका को पैशन हुआ कि उसको निशानेबाजी का चैंपियन बनना चाहिए। और आज दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी है, का नाम दीपिका कुमारी। आज हम सब जानते हैं, हमारे से उसको पढ़ाते हैं और आईएएस पढ़ने वाले बच्चे उसका नाम रखते हैं। 17 साल की दीपिका कुमारी ने क्या कहा सर? उससे पहले उस राज्य में कोई नंबर 1 खिलाड़ी तीरंदाजी नहीं लगा। 4 वीरेंद्र सहवाग नाम का क्रिकेटर है। अगर उसको देखा जाए, उसके खेल को देखा जाए, अगर वो किसी कोच से पढ़कर ट्रेनिंग लेकर क्रिकेटर बना होता तो कुछ उसको समझाते कि कौन सी गेंद मारनी चाहिए और कौन सी छोड़नी चाहिए। सहवाग को हम सब इसलिए जानते हैं कि जो लोग कहते हैं छोड़ देनी चाहिए, उस पर भी मारता है, क्योंकि इसका अपना तरीका है, पैशन। इस खेल को खेलना है अगर, जिसको सिविल सेवा कहते हैं, तो आपने पैसा होना चाहिए। दीपिका कुमारी वाला पैशन, मैरी कॉम वाला पैशन। मैरी कॉम मुक्केबाजी को पुरुषों का खेल मानते हैं। मैरी कॉम भी मणिपुर जैसे राज्य से आती है और दुनिया की नंबर 1 मुक्केबाज है। हालांकि ओलंपिक में उनको ब्रॉन्ज मिला, लेकिन दुनिया के नंबर 1 मुक्केबाज है कैटेगरी की। मणिपुर राज्य से, भारत से, उससे पहले कोई मुक्केबाज महिला नहीं है। क्या हाल करता है मैरी कॉम? विदेश की इससे पहले वाले उद्बोधन बता रहे थे, वो इंस्टीट्यूट का नाम यूनाइटेड माइंड्स है, और ये नाम मैंने कलाम साहब से मिलने की बात ही रखा था। उसी बात मैंने अपनी नौकरी छोड़ी थी, उसका है यूनाइटेड माइंड्स, आप भी कभी पढ़िएगा। कलाम साहब ने कहा था, उस किताब में भी कहा, मुझसे जब मिले थे तब भी ये कहा, हम लोग मिलने गए थे कुछ IIT स्टूडेंट्स के साथ और बाकी लोग, तभी उन्होंने कहा था कि हमने मिसाइल से तो डायरेक्ट कर दी, गाइडेड मिसाइल से बना दी, लेकिन मानवों को गाइड करने में असफल हो गए। अगर गाइडेड मिसाइल की जगह हमने अपने देश के नागरिकों को सही तरीके से गाइड कर दिया होता, तो आज हम महाशक्ति बन जाते। ये बात मुझे काफी अंदर तक छू गई। मैं चाहता हूं कि मेरी कुछ बातें कहीं ना कहीं आपको भी छू जाए। अगर एक बात मुझे छूती है और मैं एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय की नौकरी छोड़कर कुछ दूसरा काम चुन लेता हूं, मुझे विश्वास हो जाता है, जैसा विश्वास, एक नौकरी छोड़कर भी बेरोजगार नहीं। सरकारी और असरकारी 2 शब्द हैं। हर सरकारी आदमी असरकारी नहीं होता, और कई बार गैर सरकारी होकर भी आप असरकारी हो सकते हैं। मैंने तय किया कि मुझे सरकारी नहीं रहना है, असरकारी बनना है। जैसे दीपिका कुमारी ने तय किया कि उसको असरकारी बनना है, जैसे मैरी कॉम ने तय किया कि उसको असरकारी बनना है, या तमिलनाडु में हॉकर से अपने जीवन की शुरुआत करने वाले कलाम साहब ने तय किया कि उनको असरकारी बनना है। कलाम साहब ने मार मारी, और आज भारत में हर बच्चा उनका नाम जाना। तो पहले पैशन ले आओ, किस 100 करोड़ के 120 करोड़ के देश में तुमको असरकारी बनना है, तुमको कुछ चाह है, कुछ चाहते हो कि अपने आप को भीड़ से अलग करना है। वो भीड़ में तुम नहीं, भागलपुर में पता नहीं कितने लोग आए, कितने गए, लोग कुछ का ही नाम जानते हैं, कुछ ही चित्र में देंगे। हो सकता है भागलपुर के बाहर के लोगों के भी हो, लेकिन जिनके चित्र नहीं उनको लोग जानते। किसी अच्छी IAS अधिकारी के तौर पर, किसी अच्छे लॉयर के तौर पर, किसी अच्छे इंजीनियर के तौर पर, किसी अच्छे डॉक्टर के तौर पर, किसी अच्छे खिलाड़ी के तौर पर। तो पहली बात जहां से शुरू होगी वो बात IAS की नहीं, बात पैसे की। और जब तक पैसा जब होता है तो भूख प्यास सब खत्म हो जाती है। जिस चीज की इच्छा शक्ति, प्रेरक शक्ति हमारे मन में चल जाती है, उसके लिए भूख प्यास खत्म हो जाती है। विदेश में जिन कक्षाओं में पढ़ते थे, हम लोगों ने कक्षाएं 15-15, 16-16 घंटे की लगातार। कक्षा 12 बजे दोपहर से शुरू, तो अगले दिन 7 बजे खत्म हुई। ऐसी कक्षाएं नहीं। मुझे पढ़ाने का पैशन और मेरे विद्यार्थियों को पढ़ने का पैशन, ये दोनों मिले तो 3 साल की कोचिंग में हम लोग 250 से 300 सिविल सेवक पैदा कर पाए। 3 साल आपके राज्य के ढेर सारे लोक सेवक हैं, जैसे किमी का नाम आपने सुना हो। इस राज्य में बहुत सारे लोग हैं जो उन लोगों से संबद्ध रहे। सदानंद जी यहीं से भागलपुर से IPS से छत्तीसगढ़ का मेरे स्टूडेंट हैं। ऐसे तमाम लोग हैं जो बिहार में भी नौकरी कर रहे हैं। 3-4 साल में
जज्बा या जुनून भरा पढ़ने का। तो पहले आपको भी अपने अंदर जज्बा और जुनून भरना पड़ेगा, तभी आप सफल होंगे। परीक्षा आसान नहीं, कोई परीक्षा आसान नहीं। जहां अपने आप को आपको दूसरों से अलग करना होगा, वहां कहीं कोई मामला आसान नहीं। भीड़ में शामिल होना सबसे आसान, भीड़ से अलग हटकर अपनी आइडेंटिटी बनाना, इसके लिए आपको कुछ खास चाहिए। एक सामान्य सा उदाहरण जो मैं कह रहा था कि भूख प्यास तब तक लगती है जब तक किसी बात में हमारी रुचि नहीं होती। बचपन में कितना खेलते थे हम, सुबह से शाम तक क्रिकेट खेलते थे, सुबह से शाम तक कोई गेम खेलते थे, घर वाले चिल्लाते चिल्लाते थक जाते थे, घर लौट आओ, खाना नहीं खाए, थका नहीं लगता। लेकिन अगर आपको यहाँ 2 घंटे बैठना पड़ा तो हो सकता है आपको भूख लगी हो, थकान लग रही हो। क्यों? क्योंकि खेलने में आपकी रुचि थी और सिविल सेवा पढ़ने में आपकी रुचि नहीं। जो बात सबसे महत्वपूर्ण है, एक छोटा सा उदाहरण ऐसा और दूंगा मैं। ये उदाहरण थोड़ा सा ऐसा है जो शायद युवा के लिए ज्यादा समझ पाए। प्रेम, प्रेम शब्द सुना है? अगर आपको प्रेम हो जाता है तो आप घर में बैठ पाते होंगे, चैन नहीं आता, चैन नहीं आता। जिनका विवाह तय हो जाता है वो रिलायंस जोड़ी और खरीद लेते हैं। आईएएस से भी प्रेम करोगे जिससे, ये बात मेरे ताली बजाने के लिए नहीं है। आईएएस भी जिस दिन अपने प्रेमी या प्रेमिका की तरफ नजर आएगा, उस दिन 2:30 बजे रात में तुमको नींद नहीं आएगी। सिविल सेवा सुनी के बोलते हुए कह रहे कि सिविल सेवा एक सपना है, वो सपना है जो हम, ऐसा सपना नहीं है जो सोने के बाद आता है, ऐसा सपना है जो सोने नहीं देता है। तो एक सपना का सबसे पहले जरूरत है सपना का। एक सपना बनाने के लिए कि तुम क्या करना चाहते हो, सोचो कि किस लिए पढ़ रहे हो, क्या करना चाहते हो, तुम्हारी क्या पहचान। अभी तुम अपने माता पिता के पैसे से पढ़ रहे हो, आराम की जिंदगी जी रहे हो, 5 साल 7 साल बाद तुम कहां खड़े होगे, इसको आज से सोचना शुरू करो। और उस सोच में अगर कहीं आईएएस नाम की चीज, सिविल सेवा नाम की चीज फिर बैठे, तो पहले इसके लिए प्रेरणा शक्ति पैदा करो। जबरदस्ती मत भूलना, प्रेरणा शक्ति पैदा करो, प्रेम पैदा करो। कैसे पैदा होगा प्रेम? कि आईएएस कोई मामूली बात है। मैं आपको 200-300 विद्यार्थियों को पढ़ाता, मिथिलेश कितने लोग पढ़ा सकते हैं? मिथिलेश अपने जिले के सभी शिक्षकों, सभी प्रधानाचार्यों को बुलाकर एक बार में 50-100 प्रधानाचार्यों को पढ़ा सकते हैं और अपने जिले में जब चाहे तब हजारों विद्यार्थी के पास उपलब्ध है। किसी विद्यालय में विद्यार्थी उपलब्ध नहीं हो। इसका मतलब है कि आईएएस बनना ये केवल इसलिए नहीं बनना है कि आप एक अच्छी नौकरी हासिल करोगे। आईएएस का मतलब है इस देश के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। आईएएस एक ऐसी पोस्ट है जो मैनेजमेंट भी करता है, यहां मैनेजर भी होंगे, लीडर भी होंगे, शिक्षक भी होंगे, लोकतंत्र के कर्णधार भी होंगे और अपने समाज के निर्माता भी होंगे, देश के निर्माण में भी भूमिका निभाएंगे। इतनी महत्वपूर्ण पोजीशन पर जाने से पहले आपके मन में कोई इच्छा शक्ति नहीं, कोई लगन नहीं, तो आपको क्यों जाना चाहिए? मैं ये नहीं चाहता कि भारत को भी लोग आईएएस हो जाए, मैं चाहता हूं देश के सर्वश्रेष्ठ लोग आईएएस हो जाए। और मैं भारत को भी बनाना चाहता हूं कि मेरे पैशन पैदा हो। दूसरी बात, पहली बात खत्म होती है, ये बात मोटिवेशन की थी, ये बात प्रेरणा की थी। ये प्रेरणा आपको अपने अंदर पैदा करनी होगी, तभी आप आईएएस की तैयारी करना शुरू। आईएएस की तैयारी कैसे करते हैं ये समझाने वाला था कि कैसे सुंदरता से कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक की और बीए तक के बच्चे को रटवा दिया गया है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। अब्राहम लिंकन का एक मुहावरा, उसको आपने लोकतंत्र का पर्याय बना दिया। लोकतंत्र की समझ नहीं, रटी हुई परिभाषा। मैंने बच्चों से पूछा कि लोकतंत्र के बारे में कुछ और बताओ, कितना जानते हो? जनता क्या होती है, जनता के लिए क्या होता है, जनता के द्वारा क्या होता है? जनता के लिए तो राजा भी शासन करता, राजा भी यही कहता था, राष्ट्र में भी यही कहा जाता था, जनता के लिए शासन कर रहे हैं। जनता के लिए शासन करने से लोकतंत्र कैसे हो जाता है? हो सकता है कोई दयालु राणा साहब भी जनता के लिए शासन करे, जनता के लिए शासन लोकतंत्र नहीं हो जाता।
जब ये सवाल पूछे तो उसका जवाब पूरे बारह जिला में नहीं। जानते हैं क्यों? इसीलिए क्योंकि उनको पढ़ाया गया है परीक्षा में पास होने के लिए, उनको सिखाया नहीं है, उनको पढ़ाया। सिखाने और पढ़ाने में अंतर है। आईएएस बनना है तो चीजों को सीखना पड़ेगा। पढ़कर आईएएस बनने की कोशिश करोगे तो इतनी सामग्री है, 25-30 हजार 40 हजार पेज पढ़ने का दायित्व आएगा। अगर पढ़कर खत्म करना चाहोगे, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, हिस्ट्री भी पढ़नी है, पॉलिटी भी पढ़नी है, आईआर इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है, अंग्रेजी भी पढ़नी है, मैथ भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है, कब तक पढ़े? और यहाँ 80% अंक हासिल करने के लिए पढ़ते हो और वहां के 50% पाने वाला आईएएस बन जाए, 45% पाने वाले को आईएएस की इंटरव्यू के लिए पास हो जाता है। तो वहां तो 45% वाले की जरूरत है, वहां 80% वाले की जरूरत है ही। हमारी परीक्षा प्रणाली क्या बना रही? हमारी परीक्षा प्रणाली 80% वाले विद्यार्थियों को तैयार कर रही है। 80% कैसे आता है? 80% समझ के थोड़ा आता है, 80% रट के आता है। इसके बराबर है लोकतंत्र पर एक अवधारणा है छोटी सी, मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं फिलॉसफी पढ़ाता हूं, लोकतंत्र पढ़ाता हूं। फिलॉसफी में पेपर है पॉलिटिकल फिलॉसफी, लोकतंत्र, बहुसंस्कृतिवाद, धर्मनिरपेक्षता, भ्रष्टाचार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लिंग भेद, जाति भेद, भ्रूण हत्या, स्त्री समानता, जनसंहार, नरसंहार, सारे टॉपिक पढ़ाता हूं। लोकतंत्र पर छोटी सी बात बता रहा हूं, मेरा ख्याल है कि इस अवधारणा को शायद समझो, और इस अवधारणा को समझाने का आशय नहीं आता कि मैं समझना कि लोकतंत्र सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, सिखाने की कोशिश कर रहा हूं एक बार कैसे अवधारणा जानते ही मामला बदल जाता है। फिर लोकतंत्र को समझने के बाद लोकतंत्र को चाहे जैसे पूछ लिया जाए, मैं आईएएस के सवाल का जिक्र करूंगा तो 25 नंबर का सवाल आईएएस से पूछा गया, इसको सुनने का लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का तंत्र। तंत्र पर जिसका कंट्रोल होता है, सिस्टम पर जिसका कंट्रोल होता है, उसी का तंत्र होता है। तंत्र पर कंट्रोल राजा का, राजतंत्र। तंत्र पर कंट्रोल अधिनायक का, अधिनायक तंत्र। तंत्र पर कंट्रोल जनता का, जनतंत्र, लोकतंत्र। इसका मतलब अगर तंत्र पर कंट्रोल जनता का है तो जनतंत्र होगी। जनता का कंट्रोल क्या होगा? जनता में सारी जनता शामिल होनी चाहिए, चुनी हुई जनता, कुछ छोटी सी जनता है या सारी जनता? सारी जनता। विशेषाधिकार प्राप्त जनता, चुनी हुई जनता बोल दिया, विशेषाधिकार प्राप्त जनता हो या समान जनता, सबकी। लोकतंत्र वो व्यवस्था है जो सबको अधिकार देती है, सबके मत का निर्माण करती है, सबको शिक्षा देती है, सबको चिकित्सा देती है, सबको समानता देती है। यहाँ ढेर सारे पत्रकार हैं। लोकतंत्र वो व्यवस्था जो सबको आजादी देती है। आज आप चाहो तो बिहार में सरकार के खिलाफ भी लिखो। इसी देश में 70 साल पहले सरकार के खिलाफ लिखना संभव नहीं। क्या अंतर था? अंतर सिर्फ एक था, लोकतंत्र। लोकतंत्र नहीं था, भारत में ब्रिटेन के गुलाम थे, लोकतंत्र नहीं था, इसके अखबार में अपनी बात कहने की आजादी नहीं। तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र आजादी। कक्षा में सवाल पूछने की आजादी, लोकतंत्र। लाइन में हम लाइन से खड़े, हमको किसी को आगे अपने से जाकर टिकट ना लेने देने की आजादी, लोकतंत्र। विरोध करने की आजादी, लोकतंत्र। शिक्षा प्राप्त करने की, रोजगार प्राप्त करने की आजादी और अधिकार, लोकतंत्र। तो लोकतंत्र हमारी कक्षा में भी है, लोकतंत्र हमारे घर में भी है, लोकतंत्र हम जहां जहां रहते वहां। लोकतंत्र कोई 5 साल में एक दिन चुनाव के समय घटने वाली घटना नहीं। अगर वो लोकतंत्र होता फिर तो एक दिन जिस दिन वोट डालते उसके बाद 5 साल लोकतंत्र खत्म हो जाता। लोकतंत्र रोज बना रहता है। हमको अगर अधिकार मिलेंगे, हमको निर्णय लेने का अधिकार मिलेगा, हम सशक्त होंगे, हमारे पास आजादी होगी, अब लोकतंत्र। अब लोकतंत्र क्या हो गया? केवल शासन प्रणाली हो गई, पूरी जीवन प्रणाली हो गई। जीवन प्रणाली, आईएएस का सवाल है, लोकतंत्र शासन प्रणाली नहीं बल्कि जीवन प्रणाली। आप इस सवाल को आसानी से ले सकते हैं अगर आप ये समझ है। आईएएस समझ कर उन्हीं सवालों को जिनको आपने रट रखा है, उन्हीं को समझ कर पढ़िए, उनको रटना बंद कर दीजिए। रट कर 80% अंक ले आओगे, नकल करके 90% ले आ सकते हो, लेकिन आईएएस नहीं बन सकते। और एक बात और, जो आखिरी बात होगी मेरे संबोधन की, शिक्षकों का दायित्व तो है ही। विद्यार्थी कब रटना शुरू करता है? जब उसको बात समझ में नहीं आती। इस तरह शिक्षकों का दायित्व है कि लेक्चर इतना रोचक होना चाहिए
किस्से कहानियों वाला होना चाहिए। हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे शिक्षक पढ़ाते थे प्रोफेसर अशोक बोहरा, तो कहते थे कि अच्छा टीचर गॉसिप करता है, बेस्ट टीचर ओनली गॉसिप्स। जो सबसे बेहतर टीचर होता है गॉसिप करता है। गॉसिप मतलब गपशप करता है। गपशप करते करते क्लास खत्म हो जाती है और मैसेज चला जाता है। अमर सेन की किताब पढ़ना, आइडिया ऑफ जस्टिस। आइडिया ऑफ जस्टिस नाम की अमर सेन ने किताब लिखी है, पढ़ोगे। अमर सेन की पूरी किताब में कहानियां, कहीं महाभारत